फिल्म की शुरुआत में एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है। यहाँ वैज्ञानिकों को एक पुराना विमान मिला है। उसके अंदर जाने पर उन्हें कैप्टन अमेरिका की ढाल मिलती है और अब कहानी 1942 की एडोल्फ हिटलर के खास आदमी जोहान तक जाती है, जो उसके लिए हथियार बनाता है और वो हाइड्रा आतंकवादी समूह का कमांडर भी है। वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खोजने के लिए अपनी सेना के साथ चर्च जाता है। जोहान को इतिहास और आध्यात्मिकता का बहुत अच्छा ज्ञान है। यहाँ उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि ये नकली है और वो चर्च के फादर से इसके बारे में पूछता है। चर्च का फादर उससे कहता है, तुम जो चाहते हो उसके लायक नहीं हो और तुम इसकी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारे इरादे नेक हैं। जोहान चारों ओर देखता है तो उसे दीवार पर एक बटन दिखाई देता है और उसे दबाने पर एक बॉक्स निकलता है, जिसे खोलने पर नीली रोशनी निकलती है। दरअसल इसके अंदर टेसरैक्ट है। ये एक अवशेष है जिसके अंदर दैवी शक्तियाँ हैं। जोहान फादर को मार देता है और टेसरैक्ट के साथ निकल जाता है। कहानी यहाँ से एक साल आगे 1943 में बढ़ती है, जहाँ स्टीव रॉजर्स नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो सेना में शामिल होकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि वहाँ चारों ओर युद्ध का माहौल है। लेकिन जब भी वो सेना में शामिल होने की कोशिश करता है तो उसे हमेशा अस्वीकार कर दिया जाता था, क्योंकि उसे बहुत सारी चिकित्सीय समस्याएं हैं। इससे स्टीव रॉजर्स निराश है। अगले दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त बकी से होती है, जो पहले से ही सेना में है। बकी उसे एक इवेंट में ले जाता है जहां भविष्य की दुनिया का प्रदर्शन किया गया था। यहाँ हावर्ड स्टार्क को दिखाया गया है, जो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के पिता हैं। जहां उन्होंने अपनी कंपनी की उड़ने वाली कार दिखाई। फिर स्टीव ने वहां सेना में शामिल होने के लिए एक विज्ञापन देखा। वो वहां जाता है। बकी भी उसका पीछा करता है। वो स्टीव को समझाता है कि तुम्हें कई बार खारिज कर दिया गया है, तुम्हें अब भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टीव कहता है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके पीछे एक वैज्ञानिक खड़ा था जिसका नाम इब्राहिम है। वो स्टीव की बातें सुन रहा था। इसके बाद स्टीव भर्ती होने के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ उसका मेडिकल हो रहा होता है। तब नर्स डॉक्टर को बताती है कि स्टीव ने कई बार सेना के लिए प्रयास किया है और हर बार वो मेडिकल में फेल हो जाता था। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वो समझ जाता है कि उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। तभी वहाँ वो वैज्ञानिक जिसने स्टीव की सारी बातें सुन ली थी, जिसका नाम इब्राहिम है, वो आता है और स्टीव को बताता है कि मैं सेना विज्ञान परियोजना में काम करता हूँ, क्या तुम नाजियों को मारना चाहते हो? स्टीव कहता है कि मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, पर मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। स्टीव डॉक्टर इब्राहिम को अपने बारे में कुछ झूठ बोलता है। वैज्ञानिक का कहना है कि अगर तुम मुझे सच बोलोगे तो मैं भी इस बारे में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। स्टीव ने उन्हें बताया कि मैं ब्रुकलिन से हूँ और मैंने 5 बार सेना में भर्ती होने की कोशिश की है। डॉक्टर इब्राहिम ने उसे मेडिकल में पास कर दिया। अब वो अधिक स्वस्थ हो गया है, लेकिन अपनी मेडिकल समस्याओं के कारण वो हर शारीरिक गतिविधि में पिछड़ जाता है। एक बार सैनिक भाग रहे थे, लेकिन एक पोल पर जाकर एक झंडा लगा हुआ था। सभी को बताया जाता है कि हम आधे रास्ते पर हैं और जो कोई भी ये झंडा निकालेगा वो कार में वापस जा सकता है। हर कोई खंबे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन झंडा किसी को नहीं मिलता। दरअसल आज तक इस झंडे को कोई सैनिक नहीं हटा सका है, लेकिन फिर स्टीव उस पोल को ही गिरा देता है जिसमें झंडा लगा था और झंडा निकालकर कार में बैठ जाता है। अगले दिन जब सभी की ट्रेनिंग चल रही होती है, तब डॉक्टर इब्राहिम यहाँ आते हैं। उन्होंने कर्नल को बताया कि मैंने स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम के लिए चुना है। ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर हमने इसके हाथ में सुई चुभाई तो सुई इसके हाथ से आर पार हो जाएगी। वो सबसे कमज़ोर है इस काम के लिए। मेरे पास एक युवक है जिसके अंदर कई गुण हैं। डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास केवल शारीरिक विशेषताएं ना हों। फिर कर्नल सभी सैनिकों के बीच एक ग्रेनेड फेंकता है।
सभी सैनिक इधर उधर भागते हैं, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए स्टीव ग्रेनेड पर कूद जाता है और सभी को वहां से चले जाने के लिए कहता है। वहीं उस सैनिक को दिखाया जाता है जिसे कर्नल सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुनना चाहता है। वो कार के पीछे छिपा हुआ था। सभी को यकीन है कि स्टीव इस प्रोग्राम का हकदार है। अब जोहान को दिखाया गया है जो अपने वैज्ञानिक के साथ प्रयोग कर रहा है और उसे टेसरेक्ट के साथ मिलाकर एक मशीन बनाई है। टेसरेक्ट मशीन में बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित करता है। जोहान ये देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस ऊर्जा के साथ अब हम अपनी जहाज़ों को कई दिनों तक ऊर्जा दे सकते हैं। अब युद्ध का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं पैगी कार्टर जो स्टीव की सीनियर है उसे ब्रुकलिन ले जाती है, जहां डॉक्टर इब्राहिम है, जहां सुपर सोल्जर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। यहाँ हावर्ड स्टार्क भी है जिन्होंने इस प्रयोग के लिए एक मशीन बनाई है। स्टीव के शरीर के अंदर सीरम डाला जाता है, फिर उसे हावर्ड स्टार्क द्वारा बनाई गई मशीन में डाल दिया जाता है। उसके शरीर पर बेटा किडनें डाली जाती हैं और धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ाया जाता है, और जब ये 70% तक पहुंच जाता है तो यहाँ मशीन से चिंगारी निकलने लगती है। डॉक्टर इब्राहिम ने इसे बंद करने के लिए कहा, लेकिन तभी अंदर से स्टीव कहता है, इसे मत रोको, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। और फिर हावर्ड स्टार्क मशीन को 100% तक ले जाता है। कुछ देर बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है और जब उसे खोला जाता है तो अंदर स्टीव पूरी तरह से बदल गया था। उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई थी। पहले वो एक दुबला पतला लड़का हुआ करता था, लेकिन अब उसकी शारीरिक रचना पूरी तरह से बदल गई है। इसका मतलब है कि उनका सुपर सोल्जर सीरम पूरी तरह से सफल रहा। अब हर कोई खुश था। फिर यहाँ जोहान का एक आदमी होता है। वो एक विस्फोट करता है और सीरम की आखिरी ट्यूब चुरा लेता है। साथ ही वो डॉक्टर इब्राहिम को गोली मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर इब्राहिम स्टीव के सामने मर जाते हैं। फिर स्टीव उसका पीछा करता है। पहले उसे दौड़ने में परेशानी होती थी, अब वो कार से भी तेज दौड़ सकता है। वो आदमी तक पहुंचता है और आखिरी सीरम भी टूट जाता है। स्टीव उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइनाइड निकल जाता है और मरने से पहले वो कहता है, हेल हाइड्रा। हाइड्रा के आतंकवादी समूह है जिसका कमांडर जोहान है। वही जोहान को दिखाया जाता है जिसने टेसरेक्ट की मदद से बहुत खतरनाक हथियार बनाए हैं। उसने हिटलर के कुछ लोगों को मार डाला क्योंकि वो हाइड्रा का नेता बनना चाहता था। अब स्टीव को दिखाया गया है जिसका ब्लड सैंपल लिया गया है। सीरम की आखिरी बोतल टूट गई है। उनके पास कोई दूसरा सैंपल भी नहीं है और साथ ही डॉक्टर इब्राहिम की भी हत्या कर दी गई है। पैगी कार्टर ने स्टीव को बताया कि डॉक्टर के बिना सीरम बनाने में कई साल लग जाएंगे। वहीं हावर्ड स्टार्क दिखाया गया है जो कर्नल और सीनियर्स को बताता है कि उसे नहीं पता ये सीरम इंसानों पर कैसे काम करता है। वो अब सुपर सोल्जर सीरम नहीं बना सकते हैं। उनके पास पहला और आखिरी सुपर सोल्जर है, स्टीव रॉजर्स। स्टीव ने जिस तरह से जोहान के आदमी को पकड़ा वो लोगों के बीच मशहूर हो गया था। उनकी तस्वीर अखबार में छपने लगी है और इसलिए उनके सीनियर्स कहते हैं कि यदि आप अपने सैनिकों और देश की मदद करना चाहते हो तो ऐसा करने का एक ही तरीका है। अब हमें स्टीव को कैप्टन अमेरिका के रूप में कपड़े पहने हुए दिखाया गया है, जहां उन्हें शो में भेजा जाता है। यहाँ वो जनता से अपील करता है कि वो वॉर बॉन्ड्स खरीदें ताकि सरकार के पास पैसे आए और वो हथियार और गोला बारूद खरीद सकें। लेकिन स्टीव को ये पसंद नहीं है। इसके बाद उसे शो करने के लिए एक जगह भेज दिया जाता है जहां बटालियन होती है। वे सभी स्टीव का बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे एक नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। स्टीव बहुत दुखी है क्योंकि वो एक सैनिक बनना चाहता था। शो के बाद पैगी कार्टर उसके पास आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बाकी जिस बटालियन में था उसे हाइड्रा संगठन पर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सभी मारे गए और जो बचे थे उन्हें हाइड्रा ने बंदी बना लिया था। स्टीव अपने सीनियर के पास जाता है। उनके सीनियर का कहना है कि हम उस जगह पर हमला नहीं कर सकते, ये दुश्मनों द्वारा गार्डेड है, और यदि हम वहां अपने सैनिक भेजते हैं
तो हम अपने कई सैनिक खो देंगे। लेकिन स्टीव अपने दोस्त बकी को बचाना चाहता है। वो पैगी की मदद से विमान को इस जगह की ओर ले जाता है। ये प्लेन से कूदकर वहाँ पहुँच जाता है। ये हाइड्रा की लैब है जहाँ बेहद आधुनिक हथियार हैं। वे सभी हथियार टेसरेक्ट की ऊर्जा से संचालित होते हैं। स्टीव रॉजर अपने सभी साथियों को मुक्त कर देता है। वो सभी को जाने के लिए कहता है और खुद अपने दोस्त बकी को खोजने जाता है। वो बकी को ढूंढता है और जिसके शरीर पर प्रयोग किया जा रहा था वो बकी को अपने साथ लेकर निकलता है, पर तभी जोहान उसके सामने आ जाता है। वो अपना मुखौटा उतारता है और उसका चेहरा लाल हड्डी जैसा है और अब उसका नाम रेड स्कल है। दरअसल वो पहले डॉक्टर इब्राहिम के साथ काम करता था और जब उनका सीरम पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था तो उसने उस सीरम को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे उसमें ताकत तो आ गई लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हुए, जिसके कारण उसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो गया था और अब उसका चेहरा लाल हड्डी जैसा था, जिसके कारण ही उसका नाम रेड स्कल था। रेड स्कल अब अपने वैज्ञानिक के साथ यहाँ से चला जाता है और स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी को इस जगह से बाहर निकालते हैं और अपने सभी सैनिक साथियों को बचाकर कैंप में ले आते हैं। कर्नल कैप्टन अमेरिका से बहुत खुश हैं क्योंकि उसे कैप्टन पर विश्वास नहीं था और इस काम के बाद कर्नल को कैप्टन पर पूरा भरोसा हो गया। स्टीव ने पैगी कार्टर को बताया कि जब मैं हाइड्रा के बेस पर गया था तो मैंने नक्शे पर कुछ निशान देखे और मुझे यकीन है कि वो हाइड्रा का बेस है जहां वे हथियार बनाते हैं। मैं उन पर हमला करना चाहता हूं। वो कर्नल के पास जाता है और उनसे कहता है कि जिस टीम को मैंने बचाया है मैं उनके साथ उस जगह पर वापस जाना चाहता हूं। इसके बाद वो हावर्ड के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई ढालें बनाई हैं, लेकिन वहाँ कैप्टन अमेरिका को एक और ढाल दिखती है। वो उसके बारे में पूछता है। हावर्ड स्टार्क ने उन्हें बताया कि ये अत्यंत दुर्लभ धातु वाइब्रेनियम से बना है। ये धातु बहुत ही कम है, जितना आपके हाथ में है पूरी धरती पर उतना ही है और इसे कैप्टन अमेरिका की ढाल बनाया गया है। कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ एक मिशन पर निकलता है और हाइड्रा के कई ठिकानों को नष्ट कर देता है। अब कैप्टन अमेरिका और पैगी कार्टर एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैप्टन अमेरिका अपने खास साथियों के साथ एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर जाता है। कैप्टन अमेरिका जोहान के बायोकेमिस्ट डॉक्टर जोला को पकड़ने जाता है। वो ट्रेन से कहीं जा रहा था। कैप्टन अमेरिका अपने सभी साथियों के साथ ट्रेन के अंदर जाता है। वो डॉक्टर जोला को पकड़ लेता है, लेकिन उसका दोस्त बकी वहाँ फंस जाता है। कैप्टन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बकी का पकड़ा हुआ हैंडल टूट जाता है और वो गहरी खाई में गिर जाता है। डॉक्टर जोला को पकड़ लिया गया है और उसने बताया कि रेड स्कल पूरी दुनिया में बम गिराने वाला है जो लगभग पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। कैप्टन अमेरिका अपने सैनिकों के साथ रेड स्कल के बेस पर पहुंचता है जहां बहुत सारी खतरनाक हथियार है। रेड स्कल अपने हथियारों और टेसरेक्ट के साथ विमान से निकलता है, पर फिर कैप्टन अमेरिका पैगी की मदद से उस विमान तक पहुंचता है। अब कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के बीच कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल रेड स्कल की ओर फेंकता है। वो ढाल जो मशीन से टकराती है, जिसके अंदर एक टेसरेक्ट होता है। टेसरेक्ट बाहर आ जाता है। रेड स्कल टेसरेक्ट को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। टेसरेक्ट की ऊर्जा अंतरिक्ष में एक वॉर्म होल खोल देती है और रेड स्कल उसमें घुस जाता है। टेसरेक्ट वहीं ज़मीन में गिर जाता है, लेकिन उसकी शक्ति की वजह से वो विमान के धातु को गलाकर नीचे गिर जाता है। कैप्टन विमान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो रेडियो पर पैगी कार्टर को बताता है कि वो प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है और अगर मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ तो मुझे इसे क्रैश करना होगा। पैगी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो उस विमान को आर्कटिक में क्रैश कर देता है और कुछ देर बाद पूरा विमान बर्फ से ढक जाता है। हावर्ड स्टार्क को टेसरेक्ट मिलता है। इसके बाद जर्मनी हार गया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
प्रेजेंट में कैप्टन अमेरिका की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। एक नर्स उसके पास आती है। कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वो उसे बताती है कि आप न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में हैं। कैप्टन अमेरिका को संदेह है क्योंकि 1941 के मैच की कमेंट्री रेडियो पर चल रही थी, पर कैप्टन अमेरिका की दुर्घटना 1945 में हुई थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर पर आता है तो वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है और अगले ही पल निक फ्यूरी उसके सामने आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा यान आज ही के दिन 70 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आप 70 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहे, लेकिन फिर भी आप जीवित थे। अब धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा था, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज था। आपने सब कुछ समझ लिया। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि निक फ्यूरी जाता है कैप्टन अमेरिका के पास और उसे बताता है कि मेरे पास आपके लिए एक खास मिशन है। और ये फिल्म यहीं समाप्त होती है।